हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा ये लेक्चर 03 है आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमारा पेपर चल रहा है। इसमें आज हम वेक्टर फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने स्केलर फील्ड डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। तो इसमें आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेक्टर फील्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र, जैसा कि हमने अदिश क्षेत्र पढ़ा था उसी से सिमिलर है ये। किस प्रकार से सिमिलर है, कैसे समान है? देखो, इसकी परिभाषा क्या होगी? वह क्षेत्र जिससे प्रत्येक बिंदु से, यानी वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु से एक सदिश राशि, सदिश भौतिक राशि को संबद्ध किया जा सके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर एक सदिश भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा सके और वह मान एकल मानी यानी सिंगल वैल्यूड, एक बिंदु पर एक मान ही आना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो वह क्षेत्र उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हम बात करें तो उदाहरण हम ले सकते हैं कि इसमें विद्युत क्षेत्र, कोई आपके पास बिंदु आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो उसके चारों ओर कहाँ तक अपन कितने स्पेस में, कितने आकाश में, कितने क्षेत्र में सदिश क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र का क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो, ठीक है, यही मैंने बताया, जिसके प्रत्येक बिंदु से किसी सदिश राशि को संबद्ध किया जा सके या फिर उसका मान ज्ञात किया जा सके। ठीक है, सदिश राशि का मान ज्ञात किया जा सके एवं ठीक है, ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। देखो, पहला क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक, और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी उदाहरण आता है।
यदि हम वेग की बात करें, यानी वेग का यदि प्रवाह हो रहा है, द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, तो उस द्रव्य में उसका वेग देखें, ठीक है, तो वेग क्या होती है? सदिश राशि। तो उसका जितना प्रभाव सम्मिलित करेंगे वो किस में आएगा? सदिश क्षेत्र में आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। लेकिन अब इसको निरूपित कैसे किया जाता है? जैसे हमने देखा था कि अदिश क्षेत्र को हमेशा पृष्ठ के द्वारा निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सदिश क्षेत्र को हमेशा क्षेत्र रेखाओं के द्वारा, क्षेत्र रेखाएं मीन्स फील्ड लाइंस के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ। आगे जो इसके गुण हैं, जो भी इसके गुणधर्म हैं, ये गुणधर्म में आता है कि सदिश क्षेत्र को क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। लिखो इसको। अब चलते हैं आगे। क्षेत्र रेखाओं की द्वारा निरूपित किया जाएगा। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उदाहरण के लिए किसी सदिश ए वेक्टर के लिए इस प्रकार से हम निरूपित करेंगे। या तो वक्र हो सकता है, या तो वक्र रेखा हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली एक समांतर रेखा भी हो सकती है। ठीक है, या तो समांतर हो सकता है, या फिर क्या होगा, वक्राकार रेखाएं होंगी। उसके ऊपर बात करते हैं। यदि क्षेत्र रेखाएं वक्राकार हैं, वक्र आकृति में हैं, जैसा कि इस प्रकार से कोई भी कर्व हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए इस प्रकार से बात करें कि ये हो गया वक्र, ये इस प्रकार से वक्र हो गया, कोई सी भी संरचना तो वक्राकार है, तो वहां पर हम सदिश की दिशा कैसे देखेंगे? दिशा देखने के लिए किसी भी बिंदु पर यदि आपको दिशा देखनी हो वक्र के अंदर, तो क्या करते हैं आप? वहां पर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे कि हम वहां पर क्या करते हैं, एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का निर्माण करते हैं। तो उसी को मैं लिख रहा हूं। यदि क्षेत्र रेखाएं वक्राकार हैं तो किसी बिंदु पर सदिश की दिशा स्पर्श रेखा के द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? देखो उदाहरण के लिए, जैसे ये आपके पास कोई सदिश है, ठीक है, ये कोई वक्र रेखा है। अब मुझे किसी बिंदु P के ऊपर, ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर मुझे सदिश A वेक्टर की दिशा निकालनी है। कुछ फील्ड है यहाँ पर, उसमें से हमने एक क्षेत्र रेखा निकाल ली जो कि आपके सामने बनी हुई है। देखो
इसमें किसी बिंदु पर यदि मुझे दिशा देखनी है तो दिशा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दिशा के लिए सीधा सा मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक स्पर्श रेखा का निर्माण करूँगा यहाँ पर। इस प्रकार से देखिए, तो इस बिंदु P पर A वेक्टर की दिशा n कैप या फिर a कैप, जो भी आप मानना चाहें, वो क्या होगी? ये जो स्पर्श रेखा, ये जो तीर का निशान बना हुआ है, ये मैंने स्पर्श रेखा यहाँ पर बनाई है। स्पर्श रेखा क्या होती है? बिल्कुल एक लाइन होती है, ठीक है। तो वो स्पर्श रेखा क्या बताएगी? सदिश की दिशा का वर्णन करेगी, कि दिशा को व्यक्त करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है? वक्र के लिए। अब यदि समांतर रेखाएं हैं तो, यदि समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाएं देखो इस प्रकार से हो सकती हैं। ये समांतर रेखाओं का उदाहरण है, एक दूसरे से पैरेलल चल रही हैं, समांतर चल रही हैं। समांतर होने का मतलब ये है कि इनकी दिशा या तो देखो एक सीधी रेखा में होगी, ठीक है, सीधी रेखा देखो इस प्रकार से। तो यदि सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी लाइन है, जो क्षेत्र रेखाएं वो सीधी हैं, तो दिशा वही होगी जो उनकी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर खींच लो आप, जैसे मुझे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो दिशा तो यही आएगी ना, ठीक है। इसलिए इसमें वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वक्र रेखाएं यदि हैं तो वहां पर स्पर्श रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? इसको नोट करो। अब देखो इधर ध्यान से, अब अपन चलते हैं इससे आगे वाले पार्ट के ऊपर। ये तो हो गया अपना सदिश क्षेत्र, ठीक है, उसकी परिभाषा देख ली और उसके गुणधर्म देख ली, एक दो। अब इसके अंदर इसका और गुणधर्म क्या हो सकते हैं? क्या सदिश क्षेत्र के भी प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दो प्रकार होते हैं, समरूप सदिश क्षेत्र और असमरूप सदिश क्षेत्र। ठीक है, समरूप सदिश क्षेत्र एवं असमरूप सदिश क्षेत्र। समरूप को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। और असमरूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। आप इंग्लिश के शब्द जरूर याद कर लीजिए प्रत्येक शब्द के, जैसे सदिश को वेक्टर बोलते हैं, क्षेत्र को फील्ड बोलते हैं, क्योंकि आपके आगे काम आएंगी ये चीजें। नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। अब इनकी बात करते हैं, ये क्या होते हैं। देखो, समरूप कब बनता है और असमरूप कब बनता है। समरूप में ये होगा कि एक तो दिशा समान होनी चाहिए, जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या होगी? समान होगी, ठीक, एक समान होगी, और उनका परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। अब यदि समांतर हैं और परिमाण समान है, ठीक है, एक दिशा एक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो समांतर है। परिमाण समान है, इसका मतलब वो कहाँ जाके मिलेंगी? वो कहीं नहीं मिलेंगी, वो अनंत में जाके मिल सकती हैं। समरूप की ये विशेषता है। असमरूप क्या हो? दिशा अलग अलग हो जाए या परिमाण अलग अलग हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? असमरूप कहलाएगा। ओके, तो समरूप सदिश क्षेत्र के अंदर क्या होगा? दिशा एवं परिमाण समान रहता है।
उदाहरण के लिए ठीक है, ये आपके पास क्या है, देखो दिशा एक है प्रत्येक बिंदु पर। इस बिंदु पर यदि मैं बात करूं इस बिंदु पर, तो प्रत्येक बिंदु पर दिशा क्या होगी, एक ही होगी, और परिमाण भी क्या है, सबका समान है। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी हर एक बिंदु पर। चाहिए आप यहाँ पर परिमाण निकालो सदिश का, आप चाहे यहाँ पर निकाल लो। परिमाण निकालने का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर का परिमाण। देखो इस प्रकार से, यदि यहाँ पर इसका निकालना चाहते हो इसका परिमाण, ठीक है। ये तो हो गया क्या, समरूप सदिश क्षेत्र। जैसे ये ई वेक्टर का एग्जांपल लिया है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये कैसा है, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब लिखेंगे असमरूप। इसमें क्षेत्र रेखाओं की दिशा या फिर परिमाण क्या होगा, असमान रहता है। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं और उसकी सहायता से इसको समझते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इस प्रकार से इधर देखो, यहां पर क्या है, पास पास है क्षेत्र रेखा, और यहां पर क्या हो गई, दूर हो गई। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाली क्षेत्र रेखा है उसने अपनी दिशा बदल ली, वो ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ परिमाण ज्यादा होगा क्षेत्र का, और यहाँ क्षेत्र का परिमाण कम होगा। दिशा भी अलग अलग है और परिमाण भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, असमरूप सदिश क्षेत्र का। ओके, कोई सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर, जो इस प्रकार से उसमें फील्ड लाइंस हैं, इस प्रकार से उसकी क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, ये किसका उदाहरण होगा, असमरूप सदिश क्षेत्र का उदाहरण होगा। ओके, इसको नोट करो। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति के आधार पर, उनके परिमाण के आधार पर, उनकी दिशा के आधार पर दो प्रकार होते हैं क्षेत्र रेखाओं के, सदिश क्षेत्र के, समरूप एवं असमरूप सदिश क्षेत्र। अच्छा, आप चलते हैं। यदि फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया से प्रत्येकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं, कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स का उदाहरण लेंगे, कोई सदिश क्षेत्र लेंगे, उसमें किसी सदिश ए वेक्टर का परिमाण हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास कोई सदिश क्षेत्र है, ये सदिश, देखो क्षेत्र रेखाएं किसकी है, ए वेक्टर की, तो ये तो डायरेक्शन होगी ए वेक्टर की। यहाँ पर हमने एक कोई डिस्क मान ली, कोई चक्ति मान ली, जिसका एरिया कितना है, डी ए है। एरिया डी एस ले लो या फिर डी ए ले लो, एक ही बात है। ठीक है, और उससे देखो एरिया, जैसे मान लो कि ये अपनी पास हथेली है, इसका एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। इस क्षेत्रफल, ये कोई चक्ति है, ठीक है, इसका परिमाण तो कितना है, डीए है, लेकिन क्षेत्रफल की, क्षेत्र कोई भी जो क्षेत्र होता है उसकी दिशा होती है हमेशा, और वो क्या होती है, उसके हमेशा लंबवत, क्या होती है, लंबवत होती है। तो लंबवत
देखो ये वाला जो पोर्शन है वो मैंने दर्शा दिया है बोर्ड के अंदर, उसको अपन लिखते हैं एन कैप। यहाँ एन कैप लिखेंगे और एन कैप क्या होगा, एन कैप क्या है, क्षेत्रफल की एकांक सदिश है, ठीक है। अब जो इसका यहाँ पर परिमाण परिभाषित होता है, यदि मान लो कि इसमें से इसके प्रति एकांक क्षेत्र में से कुल फ्लक्स रेखाएं कितनी निकल रही हैं, इस चक्ति में से कुल फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं d5, कितनी निकल रही हैं, d5 निकल रही है, ओके। तो फिर ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा, ए वेक्टर का परिमाण इस प्रकार से परिभाषित होता है कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में से कितनी फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में से निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं क्या कहलाती है, सदिश का परिमाण व्यक्त करती है, या फिर इसको बोलते हैं, इसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, फ्लक्स घनत्व, ठीक है। फ्लक्स क्या कहते हैं, फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स डेंसिटी है, ओके। सदिश का परिमाण किस प्रकार से परिभाषित होगा कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में से कितनी फ्लक्स रेखाएं, कितनी बल रेखाएं, कितनी क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सदिश का परिमाण किस प्रकार से परिभाषित होगा वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब यदि मुझे इसमें डायरेक्शन इंक्लूड करनी हो, एकांक सदिश यदि मैं इंक्लूड कर लूँ, उसको सम्मिलित कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, परिमाण के साथ यदि दिशा आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कि d5 क्या है, चक्ति के क्षेत्रफल dA से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं। d5 कुल क्षेत्र रेखाएं हैं जो चक्ति में से निकल रही हैं, गुजर रही हैं। ये देखो डायरेक्शन इंक्लूड कर लिया हमने, अब ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, यदि मैं दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में एन कैप से अदिश गुणनफल ले लूं तो क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, अच्छा इधर ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड आएगा। अब देखिए ध्यान से, इधर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। अब परिमाण और दिशा तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा। तो इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं ए वेक्टर, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एन वेक्टर डॉट एन कैप क्या बन जाएगा, देखो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। एकांक सदिश के दिशा में उसी के साथ अदिश गुणनफल ले लिया जाए तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। ये तो हो गया 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है d5/dA। अब यहां से मेरे पास आ गया d5/dA, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, dA को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, dA इंटू एन कैप, ठीक है, क्योंकि एन कैप किसके साथ है, dA के साथ, और यहां पर क्या आ जाएगा, d5, ओके। अब ये dA इंटू एन कैप क्या है, dA इंटू एन कैप, dA क्या है, परिमाण, और एन कैप उसकी दिशा, दोनों क्या बना देंगे, dA वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या कहता है कि जो चट्टी में से कुल क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो क्या होंगी,
वहाँ पर सदिश का मान कितना है ए वेक्टर, और दूसरा सदिश क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। ये तो है अपना क्या है सदिश क्षेत्र, और ये क्या है क्षेत्रफल सदिश। उन दोनों का आप क्या कर दीजिए अदिश गुणनफल ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आंसर क्या आएगा क्षेत्र रेखाएं निकल के आएंगी, ठीक है। इसको दोबारा से देखते हैं कि इस प्रकार से अपने पास एक कोई बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, उनकी दिशा क्या है इस प्रकार से, इस डायरेक्शन के अंदर ए वेक्टर कोई सदिश है, सदिश क्षेत्र है, और उसमें सदिश कितना है ए वेक्टर, ठीक। इस प्रकार से बोल सकते हैं सदिश बोल दो या फिर सदिश क्षेत्र बोल दो, एक ही बात है। वहां पर कोई हमने एक चक्ति ले ली जिसका क्षेत्रफल कितना है डी है, और उसकी दिशा क्या है क्षेत्रफल की एन कैप है, ओके। या फिर इसको बोल सकते हैं एकांक सदिश तो एन कैप है, और वेक्टर में क्या बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश को क्या बोलेंगे डी ए वेक्टर, ठीक है। अब उसका परिमाण कितना होगा सदिश का, तो वो कितना होगा एकांक क्षेत्रफल डीए में से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं, कुल क्षेत्र रेखाएं कितनी निकल रही हैं, डिफाई क्या है कुल क्षेत्र रेखाएं जो चक्ति में से निकल रही हैं, गुजर रही हैं। अब इसके साथ एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो सदिश में इस प्रकार से क्या हो जाएगा परिमाण और एन कैप क्या आ जाएगा ए वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, देखो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एक स्टेप और आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा ए वेक्टर बराबर डी फाई अपॉन डी एन कैप, फिर आप एन कैप से डॉट ले लेना दोनों तरफ, ठीक है। एन कैप से डॉट ले लिया, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, तो ये तो क्या बन गया वन बन गया, तो देखो इसके साथ कितना है वन, ठीक है, यहाँ वन आ जाएगा, और सिंपल वन मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे डी फाई अपॉन डी ए, और ये तो बन गया ए वेक्टर और एन कैप यहाँ पर है। अब इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, आंसर कितना आ जाएगा डी फाई बराबर ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये कंप्लीट था किसके बारे में सदिश क्षेत्र के बारे में, वेक्टर फील्ड के बारे में, ठीक है बच्चों। तो पढ़ना अब इसको रिवाइज करना, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ओके। थैंक यू वेरी मच।